फ्रेंड, कोविड-19 ने पूरी इकोनॉमी को कोरोना पीड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और हमें पता भी है कि हाफ मार्च से पूरे अप्रैल तक इंडिया की इकोनॉमी में लॉकडाउन की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। पूरी तरह से इकोनॉमी ठप पड़ी हुई थी और अप्रैल के बाद भी इकोनॉमी अभी तक पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पाई है। ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी पर सबकी नज़र थी कि आखिर इस मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट क्या होने वाली है, रिवर्स रेपो रेट क्या होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ फिनिंग में। तो फ्रेंड, हम आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 6 अगस्त को आज 6 अगस्त को जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है आरबीआई की, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े हैं। आखिर उनमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को लेकर क्या डिसीजन लिए गए हैं और इन सब का हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम इसे आज की वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही करंट लेटेस्ट टॉपिक पर इंटरेस्टिंग वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए। आज यानी 6 अगस्त 2020 को बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा लाई गई, जिसमें सबसे अहम होता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या चेंजेस किए गए, उससे रिलेटेड क्या डिसीजन लिए गए हैं। और इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे अहम बात ये रही कि रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए गए। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए गए। मतलब अब पहले रेपो रेट 4% थी, तो अब भी रेपो रेट 4% ही है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही है। मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो आखिर इन दोनों रेट को अनचेंज्ड क्यों रखा गया? क्यों इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, ना कम किया गया, ना ज़्यादा किया गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो आइए आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, रेपो रेट में चेंजेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और जीडीपी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। और इसे समझने के लिए पहले हम रेपो रेट को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई अन्य कमर्शियल बैंकों को, अन्य बैंकों को लोन देती है जिस रेट पर। और अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से लोन मिलता है। और अगर आरबीआई को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो कमर्शियल बैंक को अगर अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को भी अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, जिससे लोन कम लिए जाते हैं और इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होती है। और वहीं अगर रेपो रेट कम किया जाता है, रेपो रेट कम होते हैं, मतलब आरबीआई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो कमर्शियल बैंक भी हम और आप जैसे कस्टमर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है, जिससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलने से इकोनॉमी में लिक्विडिटी भी ज़्यादा बनी रहती है, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ये सारी चीज़ें रेपो रेट से होती है। तो इस तरह से रेपो रेट काम करता है। तो अब रेपो रेट की वजह से आखिर ये अनचेंज्ड क्यों रखा गया, इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्यों, इसके पीछे की क्या वजह थी, ये जानते हैं। तो अब रेपो रेट का मतलब ये होता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रेपो रेट को ज़्यादा किया जाता है। मतलब अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो रेपो रेट को ज़्यादा रखा जाता है, ताकि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे, तो बैंक भी अपने कस्टमर्स को अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी का बैलेंस बना रहे, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कम किया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन दोस्तों, जीडीपी और इन्फ्लेशन जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। जीडीपी ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा है। जीडीपी ज़्यादा होने का मतलब तो यही है, ग्रोथ रेट ज़्यादा होने का मतलब तो यही है कि इनकम ज़्यादा है लोगों के पास। और अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो यही इन्फ्लेशन है। मतलब अगर जीडीपी किसी भी इकोनॉमी की बढ़ती है तो उसके साथ साथ वो इन्फ्लेशन को भी बढ़ाती है। तो ऐसे सिचुएशन में रेपो रेट को अगर ज़्यादा किया जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है।
तो उससे अगर इन्फ्लेशन रेपो रेट ज़्यादा होने से इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होती है तो जीडीपी थोड़ा बहुत तो कम हो सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ले आती है। और जीडीपी जब थोड़ा बहुत कम होती है तो फिर वो आगे अपने आप मैनेज हो जाती है, आगे रेपो रेट को कम ज़्यादा करके फिर से जीडीपी को मैनेज कर लिया जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर जीडीपी कम है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आरबीआई रेपो रेट को क्या करती है, कम कर देती है। मतलब वो कमर्शियल बैंकों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है ताकि वो भी अपने कस्टमर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे सके और इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़े। और लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे जीडीपी में ग्रोथ आता है। तो अगर जीडीपी कम है तो आरबीआई रेपो रेट को क्या करती है, कम कर देती है, जिससे जीडीपी में लिक्विडिटी आती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और जीडीपी में ग्रोथ देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार की सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग थी कि आरबीआई के लिए डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि इस बार की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। और जीडीपी का तो हमें पता ही है कि इकोनॉमिक्स जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स रह चुके हैं उन्होंने जीडीपी को नेगेटिव में बताया है कि हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में चल रही है, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी रेट नेगेटिव में चल रही है। मतलब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और जीडीपी भी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में रेपो रेट को क्या करना चाहिए, अगर वो रेपो रेट को ज़्यादा कर देते हैं, रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देते हैं, आरबीआई अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए अगर वो इस रेट को ज़्यादा कर दें तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम पड़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम पड़ जाएगी, जिससे जीडीपी और गिर सकती है। और वहीं अगर वो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला और रेपो रेट को स्थायी रहने दिया, जो रेट था उसको उसी पर स्थिर रख दिया। इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया और इसे 4% ही रहने दिया। और अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें, तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा रखती है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट रेपो रेट का अपोजिट होता है। इसमें क्या करती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा रखती है और बदले में आरबीआई उन्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। और अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, मतलब अगर आरबीआई अपने पास पैसा रखने के बदले में ज़्यादा इंटरेस्ट बैंकों को देती है तो बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में रखना चाहते हैं, आरबीआई के पास जमा रखना चाहते हैं। और अगर बैंक अपना ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा रखेंगे तो वो अपने कस्टमर्स को कम लोन देंगे, और वो अपने कस्टमर्स को कम लोन देंगे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम आएगी। और अगर वहीं रिवर्स रेपो रेट कम है, मतलब अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है उनके पैसों के बदले, तो वो अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कम पैसा अपना आरबीआई में रखना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन वो कस्टमर्स को देने में लगाएंगे। तो इससे क्या होगी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो यहाँ भी ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे भी वही काम कर गई कि अगर वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो क्या होगी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम पड़ जाएगी, जिससे ना इन्वेस्टमेंट हो पाएगा सही से, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी, जिससे जीडीपी और डाउन हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर वो रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे, अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे, मतलब कि अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा रखने जाए तो उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कस्टमर्स को अधिक लोन देंगे, तो जिससे इकोनॉमी में क्या हो सकती है, लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो इकोनॉमी में तो पहले से ही इन्फ्लेशन ज़्यादा है और फिर से अगर लिक्विडिटी और बढ़ जाए तो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन तो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को भी स्थिर रहने दिया और 3.35% ही वहाँ पर स्थिर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट वीडियो कि इनके आखिर रिवर्स रेपो रेट क्या था, क्या चेंजेस हुए, क्या डिसीजन लिए गए और इनके पीछे के क्या कारण थे, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।